अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे सेशंस और प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन आपसे मिस ना हो जाए। और जो है इसके साथ ही साथ नाज़रीन, डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप लिंक है, आप वो भी ज्वाइन करें और उससे भी आप जो है ताकि हर चीज़ से आप टाइमली अपडेटेड रहें। और इसके साथ ही साथ जो हमारी लाइव सेशंस होते हैं इनका भी आप हिस्सा बन सकते हैं, तो जो है उसको लाजमी आप ज्वाइन करें। और नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं बशारत साहब, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज लिमिटेड में। और आज हम उनसे जानेंगे, मार्केट के हवाले से बात करेंगे और जो है जानेंगे कि इस तेजी में जो है क्या क्या तेजी तेजी वाला काम हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। हाँ जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जो है मार्केट के हवाले से मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त मार्केट बहुत ही बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन जो हमारी जो इन्वेस्टर्स हैं उस तरीके से उनको मैं सेटिस्फाई नहीं देखती हूँ। अगर जो है हर हर आइटम ऑलमोस्ट चल रहा है, कोई आइटम अगर वो जो है सेल आउट कर देते हैं तो वो आइटम और ऊपर बढ़ जाता है, तो उनको जो है रिग्रेट होता है। देन उसके बाद जो है ये वाली पोजीशन भी आती है कि अगर वो थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं तो एकदम से आइटम नीचे चला जाता है, तो वो भी उनके लिए एक रिग्रेट होता है। तो इतनी तेजी में, इतने हाई इंडेक्स पे, इतनी बुलिश मार्केट में भी इन्वेस्टर जो है परेशान है, और उस तरीके से वो जो है इन्वेस्ट इसमें बाइंग सेलिंग में जो है इंजॉय नहीं कर रहा। क्या वजह है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। बिल्कुल ठीक है। आज तो बड़ा हिस्टोरिक डे था। इंडेक्स ने 89,000 का लेवल भी अचीव कर लिया। ठीक है, इंडेक्स इज ड्रिवन बाय लाइक जो इंडेक्स हेवी वेट स्टॉक्स हैं, जिसमें आज तो फर्टिलाइजर कल भी चले थे, आज तो इनफैक्ट लाइक अपर कैप भी हो गए थे। एफएफसी, एनएफएफबीएल, एफएफसीज इंडेक्स का टॉप वेट स्टॉक है। तो उसकी तकरीबन 380 पॉइंट कंट्रीब्यूशन तो सिंगल स्टॉक ने आज जो 1600-1700 पॉइंट्स बाजार बढ़ी थी। तो इसमें तकरीबन 600 पॉइंट्स ओवरऑल अगर आप देख लें तो सिर्फ फर्टिलाइजर सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है। हम्म। और सेकंड लार्जेस्ट वाज बैंक्स, उसमें यूबीएल एट द फोर फ्रंट, उसने सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन की, तकरीबन 250 पॉइंट उसकी कंट्रीब्यूशन थी। बाकी ओजीडीसी, पीएसओ, लकी सीमेंट, टीआरजी, हपको, ऑल दीज बिग आइटम्स जो इंडेक्स के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, सब ने कंट्रीब्यूट किया। हम्म। So that's why we saw this surge of 2% index, new all time high. अच्छा, आपने बात की ट्रेडर्स एंजॉय नहीं कर रहे। दिस इज अ फिनोमेना, इट इज हैपनिंग ऑल ओवर, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। हम्म। रिसेंटली आई वाज रीडिंग सम रिपोर्ट्स इंडियन मार्केट के बारे में। तो हम्म। वहाँ पे जो उनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने कोई डेटा रिलीज किया था, तो वहाँ पे 9 आउट ऑफ 10 जो डे ट्रेडर्स हैं, तो हम्म। उसमें उनकी वो फाइंडिंग थी कि दे अंडर परफॉर्म द मार्केट, और दे हैव नॉट डन एज द इंडेक्स हैज मूव्ड या द मार्केट हैज डिलीवर्ड द रिटर्न। तो वो एक है, वो इम्पेशेंट होते हैं, जल्दी एक्ट कर लेते हैं। दे मूव बिटवीन द स्टॉक्स अमंग द सेक्टर, वो चल रही होती है। तो अगर मेन आइटम्स में आप इन्वेस्टेड रहें और उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन से बाय सेलिंग करें, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। यू मे बी एबल टू आउट परफॉर्म द मार्केट और डिलीवर बेटर रिटर्न्स। लेकिन जल्दी से पोजीशन वो जो मूव कर रहे होते हैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए, तो उसमें कई लोग मिस कर जाते हैं। और इस डे ट्रेडिंग में majority, as the statistics shows and the past year performance of majority day trader का अगर डेटा भी देख लें, तो they end up either losing the money or ending up underperforming the market. तो उनको थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। हम्म। अब इस मार्केट में भी इंडेक्स को हम ठीक है ज्यादा ओवर एम्फसाइज करते हैं कि इंडेक्स एक बेंचमार्क है, लेकिन इंडेक्स के अगर आइटम फॉर एग्जांपल आपके पास पोर्टफोलियो में नहीं है,
और इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो यू मे एंड अप लाइक अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट बिग वे। जो रिसेंटली कई जगहों पे हुआ है कि जिसके पास मिसाल के तौर हब पावर में बहुत हेवीली इन्वेस्टेड थे और दैट वाज द ओनली मेजर स्टॉक जो काफी बुरी तरीके से गिरा था, तो वो वाले पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म नहीं किया। जिसके पास एफएफ बड़ी होल्डिंग होगी तो उन्होंने आउट परफॉर्म किया। So the winner you have in the portfolio, you will end up outperforming. Or if you end up like riding on a losing horse, तो फिर वो तो यही होगा। तो अभी तो फिलहाल ये है कि one should be looking at the winners in the market, जो पोटेंशियली आगे जाके परफॉर्म करे। जरूरी नहीं कि ऑन डेली बेसिस पे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंट होके चलना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। सही, बिल्कुल। इस वक्त जो है मार्केट की जो इस वक्त पोजीशन है, जो जो इन्वेस्टर्स की है, उनके ऊपर बस यही एक जो है एक फिक्रा कह लूंगी या जुमला कह लूंगी कि बनी तो बनी वरना अब्दुल गनी। इस वाली पोजीशन के ऊपर सारे हो रहे हैं, क्योंकि एकदम से हाई होता है, जो स्टॉक है वो एकदम से हाई पे जाता है, तो उनको रिग्रेट होता है कि ओ हमने तो जो है बहुत कम वी मिस दैट वो कर अपॉर्चुनिटी। दिया। तो ये वाली बात आपने बिल्कुल सही कही। अच्छा सर, अब इतना हाई इंडेक्स जा रहे हैं, एक सवाल इसी से कि सब कुछ इतना हाई हो रहा है, इंडेक्स भी हाई जा रहा है, इतनी तेजी है, तो क्या बाहर से कोई जो है कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आई है, या फिर ये लोकल ही मनी है, क्या है जो एकदम से जो है मार्केट ने जो है ये जो पिकअप पकड़ा है तेजी का, तो इसके पीछे क्या वजह है? थोड़ा सा इसको भी एलिब्रेट करें प्लीज। हाँ, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था और लाइक मोस्टली टॉक्ड अबाउट थिंग फॉरेनर्स हैव बीन नेट सेलर्स इन द मार्केट पिछले 1-2 महीने से। इस महीने भी तकरीबन डेली बेस पे आप देख लें तो उनका आउटफ्लो ही चल रहा है मार्केट से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिसमें सबसे आगे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट मार्केट में आई है और उसके सिंपल रीजन ये है कि देयर इज डाइवर्जन ऑफ फंड्स फ्रॉम फिक्स्ड इनकम टू इक्विटी फंड्स। इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुके हैं। इस लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो सितंबर में अनाउंस हुई थी उसमें 17.5 पॉलिसी रेट था। नाउ 3 months रेट इज नाउ बिलो 14.5%। अभी एक्सपेक्टेशन है कि जो 4 नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें मिनिमम 250 बेसिस पॉइंट रिडक्शन होगी एंड पॉसिबली 300 बेसिस पॉइंट रिडक्शन भी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट नीचे है। तो ये वाली एक पॉसिबिलिटी जो है कि अब फिक्स इनकम फंड्स में जो पुराने इन्वेस्टर जो पहले बैठे हुए थे, दे आर थिंकिंग अबाउट बेटर अपॉर्चुनिटी, वहां पे रेट ऑफ रिटर्न्स कम हो गए। सो देयर इज अ नेचुरल आउटफ्लो फ्रॉम फिक्स इनकम टू इक्विटी फंड्स, और वो चल रहा है और उसी ने मार्केट को सपोर्ट दी है और उसी ने बेसिकली जो फॉरेन सेलिंग इस टाइम पीरियड में चल रही थी उन्होंने वो एब्जॉर्ब की है। तो दैट इज समथिंग पॉजिटिव के एक एलोकेशन बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इंटरेस्ट रेट आउटलुक, उसने मार्केट को काफी सपोर्ट किया है और दैट इज द की थिंग which will be driving the market going forward. We will have lower interest rate in coming months or perhaps like over the next couple of years at least. So during low interest rate environment, आपकी मार्केट यूजुअली इक्विटी मार्केट जो होती है वो बेहतर परफॉर्म करती है और उसकी परफॉर्मेंस की बेहतरी की वजह कि ओवरऑल स्टॉक्स जो पहले जो लो अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रहे होते हैं 3 से 4 अर्निंग मल्टीपल या लेस देन 5, उनकी री रेटिंग होती है। वो इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो आपके जो इवन हम जो कैश फ्लो जो उनके डिस्काउंट करते हैं डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल पे कंपनीज को जो वैल्यू कर रहे होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये है कि मार्केट की ओवरऑल री रेटिंग चल रही है और वो ग्रेजुअल एडजस्टमेंट होगी। अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट अगर हिस्टोरिकली देखा जाए या डीसीएफ वैल्यूएशन पे देखा जाए तो और मार्केट इज स्टिल वेरी वेरी चीप। देयर इज अपसाइड बट फॉर दैट अपसाइड टू मटेरियलाइज उसके लिए लिक्विडिटी इनफ्लो बहुत जरूरी है। जब तक लोग खरीदेंगे नहीं या नया इनफ्लो नहीं आएगा तो फिर वो हाई लेवल अचीव होना मुश्किल हो जाएंगे। सो फार वी हैव सीन इनफ्लो, गोइंग फॉरवर्ड लेट्स होप कि वहां से इनफ्लो रेगुलर बेस पे आता रहे और फिर मार्केट सस्टेन कर पाएगी। अगर एक और चीज भी आप देख लें, सच इंटरेस्ट रेट लाइक पहले जो 20% से इंटरेस्ट रेट ऊपर थे आज वो अभी 14% पे है। So this is a natural adjustment of equity prices, keeping in view what is happening on the interest rate situation in the country. नहीं,
सर रिजल्ट सीजन है, इंडेक्स इतना हाई है, लेकिन रिजल्ट सीजन में रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए, तो इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ? रिजल्ट्स में यू विल हैव टू लुक एट इंडिविजुअली डिफरेंट सेक्टर्स के अपने डायनामिक्स हैं। हम्म। आज मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल में इंटरलूप विच इज लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी इन द सेक्टर, सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है पाकिस्तान में, हम्म। उसके फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आर वेरी डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स कंपेयर टू लास्ट ईयर। उसकी उनके सेल्स तो बड़ी है लेकिन कॉस्ट इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उनकी मार्जिन्स काफ़ी स्क्वीज हुए हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो उनकी अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट थी। आज हमने उसकी शेयर जितना मार्केट बड़ी है उतना वो नहीं बढ़े। सिमिलरली अदर टेक्सटाइल सेक्टर में भी ये कंसर्न्स हैं कि इनके प्रॉफिट इतने अच्छे नहीं होंगे। इनका एक तो कॉस्ट बड़ी है, प्लस उन पे टैक्सेशन का एलिमेंट भी आ गया। अब उनको जो एक्सपोर्ट अर्निंग पे नॉर्मल टैक्स देना पड़ता है, तो दे हैव बीन हिट बाय दीज टू साइड्स, इंक्रीज इन कॉस्ट प्लस इंक्रीज इन टैक्सेस। सिमिलरली आपने एक और कंपनी, अगर आज नेस्ले पाकिस्तान के रिजल्ट्स आए थे, हम्म। इट्स अ रिलेटिवली इलिक्विड स्टॉक बट वन ऑफ द टॉप मार्केट वेट कंपनी। उसकी मुझे तो अपनी रीसेंट पास्ट हिस्ट्री में मैंने कभी नहीं देखा कि उसकी क्वार्टरली इतना मेजर डिक्लाइन हुआ हो सेल्स में। हम्म। So they have witnessed a huge decline in July to September quarter में। और उसकी भी वजह वही है कि जितना हाई टैक्सेस, सेल्स टैक्स इम्पोजिशन और वो चीज़ें हुई है, तो कंज्यूमर हैव शिफ्टेड from expensive product to lower price products. So Nestle during this quarter has seen a drop of more than 10% in sales, which is very significant. Or it shows that consumers uh, अब वो जो ब्रांडेड जो चीज़ें हैं उसको से वो स्विच कर रहे हैं। यानी पहले हमने 3-4 साल डिस्पाइट हाई इन्फ्लेशन नेस्ले की सेल्स बढ़ती जा रही थी, और वो इस क्वार्टर में पर्टिकुलरली बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट आया है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन एज फार एज द बिग कंपनीज आर कंसर्न। सिमिलरली हमने टेक्सटाइल कंपनियों के रिजल्ट्स में भी देखा है कि उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज नहीं हुआ, सिवाय कुछ कंपनीज के। बहुत ही एफिशिएंट कंपनीज जो जिन्होंने इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं की और फुल कैपेसिटी के करीब ऑपरेट कर रहे हैं, उनका उनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो फिर भी सही रही। लेकिन कई कंपनीज के रिजल्ट्स जो है पिछले क्वार्टर से या पिछले साल के इस क्वार्टर से वो डिक्लाइन है। तो सीमेंट सेक्टर में भी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हुआ है। तो स्लो डाउन इज देयर इन द इकोनॉमी, और उसका इम्पैक्ट कई कंपनियों नजर आ रहा है। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर मार्केट चलती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे, जो हो गया वो हो गया। अब वो सीमेंट में ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि गवर्नमेंट के पास अभी रूम है कि वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ाए और नेक्स्ट 9 मंथ्स, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट पोजीशन भी अब बेहतर हो जाएगी, इंटरेस्ट कॉस्ट गवर्नमेंट की कम हो जाएगी, तो वो थोड़ी सी स्पेंडिंग करेंगे। स्पेंडिंग होगी, डिमांड बढ़ेगी सीमेंट की, और स्पेंडिंग इकोनॉमी में जनरेट होगी, तो उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। सीमेंट सेक्टर में जो अभी रैली, आज हमने सीमेंट स्टॉक सारे देखे थे काफी ऊपर चले गए थे, और उसकी एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो हमारे उनकी प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ सकती है। लेकिन यू आर राइट कि एज फार एज फर्स्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस वर कंसर्न, वो बिलो एक्सपेक्टेशन थी। सही। सर सीमेंट सेक्टर में जो है किन कंपनीज को आप देख रहे हैं कि जो है उनकी परफॉर्मेंस अब आगे जाके जो है वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अभी कुछ प्रोजेक्ट्स भी आए हैं गवर्नमेंट के, सी पैक भी है, तो इसमें सीमेंट सेक्टर को आप कैसा देख रहे हैं इन इन फ्यूचर? ये जो मेन प्लेयर्स ही हैं, यही आपकी जो लिस्टेड जो मेन स्टॉक्स हैं, स्टार्टेड विद लकी सीमेंट, डीजी खान, मैपल लीफ, पायनियर सीमेंट, हम्म। चराट सीमेंट, कोहाट सीमेंट है, बेस्ट पे सीमेंट। तो ऑल दीज कंपनीज आर, यानी जोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं, देयर फाइनेंशियल अगर आप देख लें तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो दे आर प्रीटी गुड। अर्निंग में वेरिएशन काफ़ी है, कुछ कंपनीज की अर्निंग काफ़ी बेहतर हैं रिलेटिव टू अदर। लेकिन यह है कि इसमें लोकेशन रखनी चाहिए, कीपिंग इन व्यू द चेंजिंग मैक्रो डायनामिक्स। तो उस लिहाज से तो मेरे हिसाब से सीमेंट सेक्टर में आपके पोर्टफोलियो की एटलीस्ट यानी 10% तक एलोकेशन अगर हो तो इट विल गिव यू अ डिसेंट रिटर्न। उसमें आप स्टॉक सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स वो चूज कर सकते हैं। लेकिन यह है कि एलोकेशन सीमेंट सेक्टर में होनी चाहिए पोर्टफोलियो की।
नहीं। सर टीआरजी के हवाले से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि कल ही किसी ने मुझसे सवाल पूछा टीआरजी के, टीआरजी इतना क्यों डाउन जा रहा है, और आज हमने देखा टीआरजी पे एकदम से लॉक लग गया। तो ये क्या कि एकदम से बिल्कुल डाउन जाते हुए और एकदम से आज जो है टीआरजी की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी हो गई कि जो है वो एकदम से लॉक लग गया। क्या स्ट्रेटेजी है कि ये मार्केट गेम है, क्या है, थोड़ा सा इसको हाँ, डिटेल। उसमें ऐसा रिलेटिवली उसमें एक स्पेकुलेशन एलिमेंट होता है। पिछले दिनों उसके कुछ इश्यूज थे, वो जो इनकी इस होल्डिंग कंपनी, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है पूरी पाकिस्तान से बाहर है। उस ओके। कंपनी ने कुछ लॉसेस बुक किए थे, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी जो आए थे, कंपनी हैज शोन बिग लॉसेस। So it's a holding company. Its performance is determined by the valuation and the prices of the companies which are listed in the US market. तो वहां से ये डिराइव होती है। वहां से एज फार एज कैश फ्लो इज कंसर्न फॉर द होल्डिंग कंपनी, वो डिविडेंड वो कंपनियां देती नहीं है। वो लाइक टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो अक्सर एक्सपेंशन में यानी उनकी स्ट्रेटेजी यही है कि दे कीप ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस। हमारी मार्केट में सिर्फ वैल्यू के बेस पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। जब तक कोई डिविडेंड नहीं आता, इनफ्लो नहीं आता फॉर द शेयर होल्डर, वो उन स्टॉक्स को प्रेफर नहीं करते। तो टीआरजी की अपनी एक बेसिक वैल्यू तो बड़ी अच्छी है। इट्स लाइक इट्स अ होल्डिंग कंपनी। At this stage, this company is not able to give any dividend to its local shareholder. तो ये फैक्टर है अभी। इस पे इतना ज्यादा यानी इसको नॉर्मल तरीके से हम इसको वैल्यू नहीं कर सकते। और ये इसमें जब मार्केट सेंटीमेंट बेहतर होते हैं या ओवरसोल्ड कंडीशन आ जाती है, ओवरसोल्ड मीन कि एक्सेसिव सेलिंग हो जाती है, तो फिर इसमें रिबाउंड आ जाता है। फिर ये कुछ अर्सा चलता है, फिर वापस वही प्रॉफिट टेकिंग होती है। तो इसमें वो डे ट्रेडिंग और स्पेकुलेटिव एलिमेंट काफी ज्यादा है। तो इसको सही। हम डिफरेंट तरीके से देखते हैं। सही। सर पीआईबीटीएल के हवाले से बताएं कि ये एकदम से इसमें पहले तेजी थी, फिर ये एकदम से जो है इसमें भी बड़ी फ्लक्चुएशन हुई है। तो क्या वजह है, कोई न्यूज़ थी, क्या था इसमें? क्वार्टरली अर्निंग्स वो दे केम लोअर देन एक्सपेक्टेड। और उसके बाद जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कई सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी, तो हम्म। इसके भी रिजल्ट्स वर लोअर देन एक्सपेक्टेशन। और कंसर्न्स हैं कि गोइंग फॉरवर्ड वेदर दिस कंपनी विल बी एबल टू डिलीवर ऑन इट्स ऑन द अर्निंग एक्सपेक्टेशन। तो वो एक कंसर्न है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि इसमें काफ़ी टर्न अराउंड हो सकता है और इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स वर डिसअपॉइंटिंग। तो इसी वजह से शेयर प्राइस पे इसका इम्पैक्ट हमने देखा। सही। सर टीपीएलपी के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये भी अभी तक उस तरह से परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि बुलिश मार्केट है, सब कुछ है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। जिनके पास है वो थोड़े से टेंशन में है। तो क्या इसका आगे आप इसके हवाले कैन से? यू रिपीट द नेम ऑफ द कंपनी? टीपीएलपी। उसमें मुझे इतना आइडिया नहीं है, सो आई वुड कमेंट अच्छा, ऑन दिस सही, टॉप। ठीक। हाँ। सही। सर अब कल फ्राइडे है, उसके हवाले से बताइए कि कल लास्ट वर्किंग डे, रोल ओवर वीकेंड हो रहा है, कल मार्केट किस तरह से रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स को, क्या अपनानी चाहिए, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। आई थिंक लाइक थोड़ी सी मार्केट ओवरहीट हुई है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग बनती है मुख्तलिफ काउंटर्स पे। हम्म। तो वो अवेल होनी चाहिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करके, फिर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्राइसेस बेसिकली। तो वो एक इन्वेस्टर्स को देख सकते हैं। प्लस डिपेंड करता है उनके पोर्टफोलियो में कंपोजिशन क्या है। इट डिपेंड्स ऑन द आइटम विच दे हैव इन द पोर्टफोलियो। हम्म। अब मार्केट में स्विच हुआ है फ्रॉम द मेन बोर्ड टू द साइड आइटम्स, वहां पे भी एक्टिविटी चल रही है। और अगर वहां पे वैल्यू है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इज गुड, अर्निंग एक्सपेक्टेशन इज सही है वहां पे कमिंग डेज में, आई थिंक वन शुड बी रिटेनिंग दोज इन्वेस्टमेंट। और पोर्टफोलियो में यही करें कि स्विच करें तो फ्रॉम लाइक अगर आप मूव होते हैं दूसरे सेक्टर में जहाँ पे कोई अच्छी स्टोरी हो, अर्निंग स्टोरी हो, ग्रोथ स्टोरी हो, तो उसमें आप मूव करें। So then I'm sure like most of investor will be able to make good return in the market. तो उसको ज़्यादा स्पेकुलेशन से ज़रा साइड पे रहें, मेन फोकस करें कि इसमें अर्निंग स्टोरी है और ग्रोथ स्टोरी है कि नहीं। और वैल्यूएशन को ऑब्वियसली दैट इज इम्पोर्टेंट कि एट व्हाट प्राइस आई एम बाइंग। अगर एक फेयर वैल्यू फॉर एग्जांपल एक स्टॉक की 100 रुपी है और आप 90 पे लेते हैं, तो आपके लिए अपसाइड पोटेंशियल बहुत कम रह जाता है। सो लुक एट अपसाइड पोटेंशियल के अगर 6 महीने में 12 महीने में इसमें कितना अपसाइड है।
तो वन शुड बी लुकिंग एट स्टॉक मार्केट। तो आप देखते हैं कि जहाँ पे 20, 25, 30% रिटर्न तो अपसाइड साल में नजर आए, तब इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, rather than trying to catch the peak of the stock, और कि अभी यहाँ से 5 रुपए और भी मिल सकते हैं, तो उस पर अवॉइड करें और थोड़ा सा वैल्यूएशन पे फोकस करें। सही। सर, आपकी नज़र में कौन से जो है फेवरेट स्टॉक्स हैं जो जिनको आप बहुत अच्छा समझते हैं, किन सेक्टर्स के स्टॉक्स को आप जो है प्रेफर करेंगे, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। उसमें कुछ चीज़ें जो अभी हम डिस्कशन हो भी चुकी है, रिजल्ट्स आ रहे हैं फर्टिलाइजर सेक्टर के, कुछ के रिजल्ट्स बाकी हैं, रिजल्ट्स विल बी प्रीटी गुड, अर्निंग भी अच्छी होगी, लेकिन ये है कि कंसर्न वही रहेगा कि आगे जाके दे विल बी एबल टू मेंटेन दीज हाई मार्जिन एंड हाई प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड। वहाँ पे मुझे थोड़े से कंसर्न्स हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टर कैन लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा पोर्टफोलियो रिड्यूस करें। सिमिलरली बैंक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, डिविडेंड भी बहुत अच्छे हैं, they can retain those investment for the time being, avail the dividend, और उसको बाद में देख सकते हैं कि अगर there are visible signs कि उनकी अब अर्निंग डिक्लाइन आना शुरू हो जाए तो फिर उसमें थोड़ा सा पोर्टफोलियो रिड्यूस कर सकते हैं। साइड आइटम्स में कई स्टॉक्स देख सकते हैं उनके जो एक्चुअली ग्रोथ स्टोरी जिसमें मौजूद है उनको देख सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में भी बहुत है। ठीक, बहुत शुक्रिया बशारत सर आपका। और जो है नाजरीन, इसी के साथ ही मैं जो है आज के सेशन से जो है आप लोगों से इजाज़त लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज।